तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ए ट्रस्ट अनलेस क्रिएटेड फॉर ए चैरिटेबल पर्पस डज नॉट क्वालिफाई टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पस, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ इट। तो पहला अपने से पूछ रहा है कि चैरिटेबल पर्पस के ऑब्जेक्ट में आते हैं या नहीं आते। तो पहला पॉइंट अपने से पूछ रहा है रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मासिस थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये ना कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू अपने रूरल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। गांव में स्मॉल एरिया में कहीं पर ये काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वही फीलिंग आ रही है रिलीफ टू पुअर वाली। तो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में पहले ही आता है रिलीफ टू पुअर, योगा, मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, ये सारे चैरिटेबल पर्पस में आते हैं। तो ये वाला पर्पस भी हम पहले इसमें क्या करेंगे, चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन लिख देंगे रिलीफ टू पुअर वाली, फिर थोड़ा सा इसको बता देंगे। ठीक है, कि ये चैरिटेबल पर्पस में आता है। देखते हैं आंसर क्या कहते हैं। Charitable purpose includes relief to poor, education, medical relief, yoga, preservation, wildlife, preservation monuments, advancement of general public utility, 20% वाली बात, सारी बातें बता के तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था जिसके अंदर ये बताया था कि कॉटेज इंडस्ट्री जो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ए स्मॉल सिंपल इंटरप्राइजेज इंडस्ट्री इन विच जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं अपने घरों में छोटी छोटी जगह पे प्लेसेस पे इकट्ठे होते हैं इस पर्पज़ के लिए, अपने इक्विपमेंट्स घर से उठा के आते हैं और ये काम करते हैं। कहीं ना कहीं रूरल एरिया वही चीज़ें पूरर सोसाइटी में ये वर्क हो रहा है, तो ये रिलीफ टू पुअर है और चैरिटेबल पर्पस में इसको डालो, एग्जाम्शन दे दो। ठीक है, दूसरा कहता है वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद द स्टिपुलेशन दैट द वर्कर ऑफ ए सेटलर ऑफ ए ट्रस्ट हैव गॉट प्रेफरेंस ओवर अदर। ये तो डायरेक्टली चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है। वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर विद द स्टिपुलेशन दैट द वर्कर ऑफ सेटलर ऑफ ट्रस्ट हैज बीन प्रेफरेंस ओवर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट चैरिटेबल पर्पस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 215। ठीक है, तो इसमें कंडीशन सेटिस अपने एक हाई कोर्ट का केस है टाटा स्टील चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा था एग्जम्पशन आपको मिलेगी ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड इन दिस केस। वही है, ट्रस्ट आपकी चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएटेड हो और नो पार्ट ऑफ द इनकम ट्रस्ट हैज़ बीन यूज अप्लाइड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्पस। आपका पैसा है चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारे को क्या पूछा है, हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन, रीजन वुड योर आंसर फॉर योर आंसर। रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम assessment year 22-23 within the stipulation time 139(1) applied only 50% of income from the specified purpose। टोटल जितना मिलता है 15% तो एग्जाम्शन फ्लैट अलाउड होता ही होता है। 50% इसने कवर कर दिया, अप्लाई कर दिया, बाकी बचा 35%। जो बैलेंस 35% है ये कैसे आया, अगर आपको नहीं पता ये बात तो टोटल जितना भी मिलता है 15% हमारे को फ्लैट अलाउड होता है कि आप कुछ मर्जी करो, बस 85% आप अप्लाई कर देना। ठीक है, तो 85% में से 50% अप्लाई कर दिया तो बाकी बचा 35%। अब बाकी 35% जो वो मैं आने वाले टाइम के लिए एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, लिमिट 5 साल की होती है, 5 साल से ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। फॉर्म नंबर 10 ऑन और बिफोर ड्यू डेट हमारे को असेसिंग ऑफिसर को ये बस पर्पस बताना होगा कि मैं ये एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, परमिशन लेनी होती है उसे। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ट्रस्ट हैज़ नॉट मेड एनी एप्लीकेशन 11/2 अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ द इनकम। वैलिडिटी चेक करनी है असेसिंग ऑफिसर की। असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स कर दिया कि ट्रस्ट हैज़ नॉट मेड एनी एप्लीकेशन, तूने एप्लीकेशन ही नहीं दी, तो यहाँ पे आप उसको बता देंगे। बस हिसाब से बताया नहीं हुआ कि एप्लीकेशन कब तक नहीं दी उसको। अगर बिफोर द ड्यू डेट तक भी दे दे तो वैलिड है। ड्यू डेट से पहले की बात कर रहा है तू फिर तो असेसिंग ऑफिसर तू गलत है। ड्यू डेट टप चुकी है, अभी भी उसने नहीं दी, फिर असेसिंग ऑफिसर भाई साहब आप ठीक हो। ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट लिख देंगे। वैसे देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। 85% वाली बात बता दी, ओनर बिफोर ड्यू डेट बता दी, 5 साल वाली बात बता दी, रिक्वायरमेंट फाइलिंग एप्लीकेशन मैंडेटरी है वो हमें पता है। असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट एंटरटेन द क्लेम ऑफ असेसिंग अंडर सेक्शन 11। फॉर्म नंबर 10 बिफोर ड्यू डेट वाली बात बता दी, सारी बातें वही है। ठीक है, एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इन केस वैलिड है। ठीक है, वैलिड है, बस उसने परमिशन नहीं ली। यहाँ पर असेसिंग इंस्टीट्यूट ये मान रहा है कि उसने एप्लीकेशन ली ही नहीं, फिर तो असेसिंग ऑफिसर भाई तो ठीक ही है। ठीक है, प्रिस्क्राइब डेट भी होती है यहाँ पर। अगर बिफोर ड्यू डेट से पहले अगर इंस्टीट्यूट या असेसिंग ऑफिसर ये सोच रहा है कि तूने तो अभी तक अप्लाई ही नहीं करा, तो अभी तो डेट पड़ी है, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में साथ साथ दिख भी रहा है कि अप्लाई ही नहीं करा। अप्लाई नहीं करा तो फिर तो असेसिंग ऑफिसर भाई साहब आप ठीक हो। ठीक है, उसको करना ये मैंडेटरी था। एप्लीकेशन इज मैंडेटरी नेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन क्लेमिंग एग्जामेशन 11 सिंस 1994 फर्निश द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, फीस कलेक्टेड है स्टूडेंट से अपने को 14 करोड़ की, कंप्यूटर खरीद लिया 0.50, लैंड एक्वायर कर ली, लैंड एक्वायर्ड टू बी यूज एज ए क्रिकेट फील्ड, लैंड एक्वायर्ड याद रखना, कुछ याद आ रहा है। अमाउंट ईयर मार्क सेट अपार्ट कंस्ट्रक्शन आर ब्लॉक्ड विद इन नेक्स्ट 4 ईयर 4, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, उसको 14 मिल रहे हैं टोटल, कैलकुलेटर पर निकालो, 14 में से 15% इसको लेस कर दो, बाकी बच के 11.9, 11.9 इसको अप्लाई करने हैं। 11.9 में से 2 तो इसने यहाँ लगा दिए और 0.5 एक लगा दिए, 2.5 इसने लगा दिए, 0.5 माइनस 2, 9.4 बच गए। 4 इसने ना सेट अपार्ट कंस्ट्रक्शन अपार्ट ब्लॉक्ड विद इन नेक्स्ट 4 ईयर लगाएगा, एक्यूमुलेट करके छोड़ दिए इसने। ठीक है, एक्यूमुलेशन अलाउड होती है, एक्यूमुलेशन अलाउड है। 4 एक्यूमुलेशन के कट के बाकी बच के 5.4, टोटल इनकम इसकी कितनी आएगी 5.4, यही हमारे से पूछा था इसने। ठीक है, 5.4, टोटल 14 मिली, 14 माइनस 15%, 11.9, 11.9 में से 0.5 लगा दिए, फिर 2 लगा दिए, 9.4 इसकी इनकम होगी टोटल। ठीक है, लेकिन इसने 4 तो एक्यूमुलेट कर दिया, तो 4 ये भी अलाउड है अपने को, 5.4 इसकी टोटल इनकम हो जाएगी जो टैक्सेबल होगी स्लैब रेट से। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस बंदे की टोटल इनकम 21 लाख रुपये है, जिसमें से 10 लाख रुपए इसको मिले हैं प्रॉपर्टी हेल्थ ट्रस्ट से, इनकम बिजनेस से मिले हैं जो इंसिडेंटल डोमेन ऑब्जेक्ट है 4, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 7, 10 4 14 प्लस 7 21, टोटल 21 लाख है। 11,60,000 रुपये इसने चैरिटेबल पर्पज़ के लिए लगाया, जिसमें इसने रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। वाओ, इसने 11,60,000 में से 3,60,000 रुपये की तो रीपेमेंट करी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्फेंजेस। ठीक है, इंटायर एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑरेंज वाज अलाउड एज एप्लीकेशन इन द प्रीवियस ईयर 2021। यहाँ पर ले गया ये कुछ पॉइंट, जल्दी जल्दी में अपन ये लाइन अगर छोड़ देंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंटायर एक्सपेंडिचर, ये जो 3,60,000 रुपये है ना, ये इसकी एग्जामेशन 2021 में ले चुका। अब देखो, हमने पहले भी डिस्कस करा है इसको जब हम चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे कि आप एक चीज़ अलाउड है आपको, या तो लैंड की कॉस्ट अलाउड है, या डेप्रिसिएशन अलाउड है, या रीपेमेंट ऑफ लोन अलाउड है। ठीक है, अब इस बंदे ने लैंड अलाउड करवा ली कॉस्ट 3,60,000 रुपये की पूरी। इंटायर एक्सपेंडिचर इंकर फॉर द कंस्ट्रक्शन वाज अलाउड एज एप्लीकेशन मान ली 2021 में। ठीक है, तो फिर 21-22 में क्यों मिलेगी इसको? तो इसका मतलब इसकी टोटल इनकम निकालते हैं आप, पहले 10 + 4 + 7 21, 21 में से 15% गए, बाकी बच गया अपने पास 17.85। 17.85 में से वैसे तो 11.6 माइनस होता, ठीक है, लेकिन मैं ये माइनस नहीं करूँगा। 3,60,000 रुपये इसके अंदर वो है जो इसकी एग्जाम्पशन मैं पहले ले चुका। ठीक है, तो बाकी मैंने कितने अप्लाई करे होंगे इस बार 8 माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 9.85, यानी कि 9,85,000 रुपये आपके। ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन वाला, ये गलती मत करना। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना डाटा पड़ रहा है तो ये ना पुराने डाटा में क्या होगा, आपको 11,60,000 रुपये अलाउड करवा रखा होगा। ये इस बार से इन्होंने हाईलाइट करके अच्छा से समझाया हुआ है रीपेमेंट वाला पॉइंट। ये पूरा अलाउड नहीं होगा, आपको एक ही बार अलाउड होगा। यहाँ पर आप ध्यान करना रीपेमेंट में 9,85,000 इसका आंसर आएगा। ये वाली बात ना इस बार इंसर्ट हो गया, ये एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई है जो अफेक्टिव होएगी असेसमेंट ईयर 22-23 से। ठीक है, एनी एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस लोन आप लेते हो तो आपको एक जगह अलाउड होगा। ये बात सारी बात वही लिखी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ लो दोबारा। ये देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन अगर आप दोबारा ले लेते हो तो फिर तो डबल डिडक्शन हो जाएगी ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A(b), ग्रोस इनकम आपकी 50 लाख रुपये है, प्रॉपर्टी से, कंट्रीब्यूशन से, वॉलंटरी से 35 लाख रुपये आपने लगाए हैं चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, और कॉर्पस डोनेशन आई है आपको 10 लाख रुपये, इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द मोड। कॉर्पस डोनेशन 10 लाख रुपये इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द मोड, ये गलती कर दी भाई ने। इसको 10 लाख रुपये की ना वही थी कॉर्पस डोनेशन। अब देखो, टोटल 50 लाख की डोनेशन है, 10 लाख की डोनेशन इसकी कॉर्पस थी। अब कॉर्पस डोनेशन तो टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होती। ठीक है, नहीं होती,
प्रोवाइडेड आप कॉर्पस डोनेशन का पैसा 11/5 के प्रिस्क्राइब्ड मोड में लगा देना। इस भाई ने लगाया नहीं लगाया तो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। देखो इस क्वेश्चन का करो, टोटल आपकी 50 लाख है। अब ये 10 लाख की इनकम मैंने क्यों मान लिया आपकी, जो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली इनकम होती है ना, ये कॉर्पस डोनेशन है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पब्लिक विद ए स्पेसिफिक डोनेशन इट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस 10 लाख रुपये। ये मैं यहाँ पे नील लेता अगर ये वाली लाइन ना होती, कॉर्पस डोनेशन 10 लाख नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द मोड प्रिस्क्राइब, तो मेरा आंसर 10 + 30 40 लाख होता। अब ये टोटल 50 लाख क्यों है, क्योंकि भाई ने 11/5 में लगाए नहीं, तो मेरी इनकम आ ली 50 लाख की इनकम आ गई। 50 लाख में से आपको 15% अलाउड हो गया, 42,50,000। 42,50,000 में से कितने पैसे लगा दिए, 35 लाख। बाकी आपकी इनकम 7.5 लाख। ये पॉइंट भी अच्छा था कॉर्पस वाला, ध्यान करना है इसको। फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो, मेरे से कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A बी इनकम टैक्स 1961 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। इनकम प्रॉपर्टी हेल्ड ट्रस्ट 3,90,000 रुपये, ठीक है। सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स बीइंग लेस देन 24 मंथ्स, ओके, 9,60,000। ट्रस्ट परचेज ए बिल्डिंग 13,50,000 रुपये ओनली फॉर द चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। ट्रस्ट क्लेम दैट द परचेज ऑफ द बिल्डिंग अमाउंट टू एप्लीकेशन फॉर इट्स इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज डीम्ड टू हैज बीन अप्लाइड टू चैरिटेबल पर्पस। सारा चैरिटेबल पर्पस भी लगा दिया, ठीक है। बस वो 15% वाली बातें बता देंगे, 1585 वाली पढ़ते क्या कहते हैं। आपको एग्जाम्शन लेनी है, होली चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस को चैरिटेबल पर्पस के लिए लगा रहे हो तो 85% ऑफ इनकम सच प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्शन मिलती है। इस केस में इस बंदे ने सबसे पहले 3,90,000 रुपये कमाए थे ना, और एक इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 9,60,000 का। 3,90,000 प्लस 9,60,000 टोटल 13,50,000 है। इस बंदे ने 13,50,000 के 13,50,000 बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। लॉन्ग टर्म वैसे ही कैपिटल अलाउड होता है, बिल्डिंग ले ली तो बिल्डिंग के इसने पूरे अमाउंट अलाउड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके। चैरिटेबल ट्रस्ट इज जस्टिफाइड इन क्लेमिंग द परचेज ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशन। रिवेन्यू और कैपिटल दोनों ही अलाउड होते हैं। बिल्डिंग खरीद ली इसने, उसके बाद कहता है होल ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट यूटिलाइज्ड एक्वायर अनदर कैपिटल एसेट खरीद ली, कैपिटल गेन इज डीम्ड टू हैज बीन अप्लाइड। सेक्शन 11 डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने तो सीधी बात बताई थी, अब रिवेन्यू खर्चा करो कैपिटल खर्चा करो, बस कर दो, 85% पैसा लगा दो। क्लेम ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट इफेक्ट दैट द कैपिटल गेन इज डीम्ड टू हैज बीन अप्लाइड टू चैरिटेबल पर्पस टीनेबल इन लो है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कआउट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन विच शैल बी डीम्ड टू हैज बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस अराइजिंग सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। अच्छा, जितने भी पैसे कमाएंगे अपनी जो कैपिटल एसेट है उसका 60% चैरिटेबल पर्पस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, सेल कंसीडरेशन। आपको तो ये देखना है पुरानी और नई, बस। पुरानी एसेट कितने की है 2,40,000 की, और नई एसेट कितने की है 3 लाख की, दोनों का डिफरेंस चेको। 3 लाख में से 2,40,000 गए 60,000, 60,000 का 60% आपका चैरिटेबल पर्पस माना जाता है। तो मैंने कमाई तो 60,000 रुपये, 60,000 रुपये कमाई, लेकिन 60,000 का 60% मेरा चैरिटेबल माना जाएगा, 36,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही है ना, 36,000 रुपये डीम टू बी अप्लाइड फॉर अ प्रोजेक्ट। यह ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सेम था, कोई नया पॉइंट नहीं है। इलेक्टोरल ट्रस्ट अप्रूव्ड बाय द सीबीडीटी इज नॉट लायबल टू इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अदर इनकम। अरे यहाँ गलती कर गया ये, अदर इनकम में इलेक्टोरल ट्रस्ट अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी इज नॉट लायबल टू इनकम टैक्स इन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो उसको मिलता है उस पर तो टैक्स नहीं देना होता ट्रस्ट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर इनकम हो रही है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना। तो भाई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है, चैरिटेबल पैसा मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन है, वो तो ठीक है, मान लिया तेरा। अब तो पैसे और कमा रहा है अदर इनकम, वो तो टैक्स लगेगा ना तेरा। तो सेक्शन 13B है प्रोवाइड एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट सीबीडीटी अकॉर्डिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी ट्रीटेड एज इनकम शैल बी एग्जाम्प्ट है 13B के अंदर
अगर पॉलिटिकल पार्टी 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन रिसीव्ड बाय इट या सरप्लस कोई भी ऐसा वो लगा देती है। ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द ईयर 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन रिसीव्ड बाय इट। ठीक है, और इट में नोटेड एग्जाम्पशन तेरा भी विल बी अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पशन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर इनकम। बस 95% वाली बात भी लिख देना, और ये भी लिख देना कि तेरी एग्जाम्पशन सिर्फ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन तक थी, बाकी अदर इनकम अलाउड नहीं है तुझे। गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जिट टैक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जिट टैक्स वाले। हेल्पेज इज द चैरिटेबल ट्रस्ट सेटअप हुआ 1/4/2010 को विद द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पुअर। लेटर ऑन 1 अप्रैल 2012 इट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट टू मेडिकल रिलीफ, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन इसने न्यू ऑब्जेक्ट का करवाया मेडिकल रिलीफ का 1/9/2012 को, एंड गारंटीड रजिस्ट्रेशन 1/2/2013 को। और देखो ये रजिस्ट्रेशन इसने करवाया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन की डेट याद रखना। उसके बाद आप इसको पढ़ते हैं, इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 1/4/2021 को हेल्पेज गोट मर्ज्ड विद मेडिकेयर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी नॉट इंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। इस कंपनी ने अपने आप को मर्ज करवा लिया ऐसी कंपनी के अंदर, फार्मा कंपनी के अंदर, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है 12AB के अंदर। ऑल एसेट्स लाइबिलिटी ट्रस्ट बिकम द एसेट्स लाइबिलिटी ऑफ मेडिकेयर। ट्रस्ट अपॉइंटेड ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्लूडिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट। हमारे को टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है रिजल्ट ऑफ सच मर्जर। अब एक लोकेशन लैंड अपने को पता चल रही है, एक नोएडा में, एक गुड़गांव में। नोएडा में आपकी एक लैंड है, वो आपने 1/9/2010 को खरीदी थी, स्टैंप वैल्यू 55 लाख थी और ओपन मार्केट वैल्यू 58 लाख है, बुक वैल्यू 50 लाख है। एक गुड़गांव में 1/9/2013 को खरीदी है 100 लाख की, 120 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू 110 लाख रुपये। पहली बात तो ये अपने को ये पता, देखो लैंड जो नोएडा के अंदर है वो रजिस्ट्रेशन से पहले की है, डाटा इररिलेवेंट है। गुड़गांव वाला डाटा रेलिवेंट लग रहा है। अब इसमें वैल्यू क्या लेते हैं वो हम देख लेंगे। शेयर्स 5000 कोटेड शेयर हैं, 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है। कोटेड शेयर की वैल्यू कैसे लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे लेते हैं, ये आप देख लेंगे, डाटा रेलिवेंट है। लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी दी हुई है 120 लाख की, जिसमें 12 लाख कॉर्पस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, रिजर्व एंड सरप्लस है। सेक्शन 115 TD के ऊपर जाते हैं आप, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं आप। ये रहा, तो ये कहता है ये लैंड वाला भी बड़ी है, इसमें आ जाएंगे सारे पॉइंट अपने। कोटेड शेयर अपने को लेने हैं, उसकी वैल्यू लेनी है अपने को एवरेज ऑफ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर एंड सिक्योरिटी कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज डेट। और अगर स्पेसिफाइड डेट पे ट्रेडिंग नहीं होती तो एवरेज और लोवेस्ट हाईएस्ट, और एवरेज करो लोवेस्ट हाईएस्ट का उस डेट का प्रोसीडिंग द स्पेसिफाइड डेट जब आपकी ट्रेड हुई थी। देखो जब आपकी ट्रेड हुई, कोटेड शेयर के जो पैसा लेना है, आपको अमाउंट लेना होता है वो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का एवरेज करके लेना है जब आपकी ट्रेडिंग हुई थी, ठीक है। कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द स्पेसिफाइड डेट, उस डेट को अगर ट्रेडिंग ही नहीं हुई तो पिछली ट्रेडिंग डेट चेक करो कब है, वहाँ का हाईएस्ट लोवेस्ट ले लो। अनकोटेड शेयर में अपने पास एक फॉर्मूला दिया होता है, उससे चेक करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग price that the property shall ordinarily fetch if sold in the open market value on the basis of valuation report
एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड डेट विच एवर इज हायर। ठीक है, ये वो ध्यान रखना। अब टोटल लाइबिलिटी वाली बात देख लो। द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन शैल बी द बुक वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑन द स्पेसिफाइड डेट बट नॉट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अमाउंट। अगर आपको उसके अंदर कोई कैपिटल फंड मिल रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस मिल रहे हैं, कंटिजेंसी लाइबिलिटी, प्रोविजंस, किसी भी टाइप का प्रोविज़न अदर देन अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, TDS, TCS, एडवांस टैक्स, वो छोड़ के एक्सेस अमाउंट, एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अदर देन अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एज डिडक्शन, TDS, TCS, एडवांस टैक्स reduced by the amount of income tax claimed to the extent excess over the income tax payable। ये वाला पॉइंट छोड़ के, ठीक है। कोई टर्म्स ना आपको पता चले तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब आते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे। ये रहा, ठीक है, सेक्शन 115 TD। अब मैं पहले आपको बता दूं, इसका जो टैक्स रेट होता है पूरी इनकम टैक्स के अंदर एक ही प्रोविज़न ऐसा है जिसमें सरचार्ज का रेट 12% है। 30 + 12 + 4% फिक्स है। अमाउंट कितना मर्जी हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, फ्लैट रेट 30, 12 एंड 4। ठीक है, हालांकि सरचार्ज के रेट अलग अलग होते हैं। 25-37% का स्लैब रेट भी वहाँ पे, सरचार्ज का रेट भी है 25% और 37%। लेकिन यहाँ पे कोई हायर कोई लोअर कुछ नहीं है, 12% का सरचार्ज का रेट होता है। 30, 12 और 4, 115 TD पूरी इनकम टैक्स में एक ही प्रोविज़न है जहाँ पे सरचार्ज 12% है। फिक्स है, मतलब यहाँ पे सरचार्ज का रेट ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, वैसे देखा जाए ना ये क्वेश्चन इतना छोटा है। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, लेस टोटल लाइबिलिटी, एक्रेडिटेड इनकम आई, टैक्स निकाल के क्वेश्चन खत्म। वर्किंग नोट पे टाइम निकालता है इसका। सबसे पहले कहता है एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट डेट ऑफ द मर्जर। जो लैंड है नोएडा की कोई काम की नहीं है, इग्नोर करो क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पहले की बात है वो। ठीक है, जो गुड़गांव वाली लैंड है, गुड़गांव वाली लैंड है चको, वैल्यू हायर चको। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। बुक वैल्यू मत देखना, अभी अपन ने पढ़ा इमोबल प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ें होती हैं, स्टैंप वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। चक लो 120 लाख, आ गई 120 लाख। अब चलते हैं कोटेड शेयर पे। कोटेड शेयर हमारे पास 5000 शेयर हैं, ट्रेड हुआ है 320 + 300 भाग 2, 310। 310 रेट आ गया 5000 शेयर का। 5000 शेयर गुना 310, 15,50,000। कोटेड शेयर की वैल्यू आ गई। अब चको प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू तो सीधी दी हुई है। ओपन मार्केट वैल्यू चको 2000 गुना 180, 2000 गुना 180, 3,60,000 रुपये। फेयर मार्केट वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब टोटल लाइबिलिटी निकालते हैं। पर टोटल लाइबिलिटी अपने पास हैं 120 लाख। कॉर्पस डोनेशन नहीं आता था ना, कॉर्पस फंड नहीं आता था, प्रोविज़न नहीं आते थे, रिजर्व नहीं आते थे। 120 में से तीनों चीज़ें ही नहीं आएंगी ये तो, बाकी बच गए 82, 82 ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट पता लगी, टोटल लाइबिलिटी पता चल गई। ये आ गया 139,10,000 माइनस 82 लाख। एक्रेडिटेड इनकम आ गई 57,10,000। चेक कर लेते हैं, 57,10,000 का 30% + 12% + 4%, 19,95,302 रुपये 4 पैसे, राउंड ऑफ करके 300 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम है। सर्विंग द पुअर चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA 1/4/2021 ने मर्जर कर लिया। एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वैल्यू उठाते हैं, आप भी सॉल्व करो साथ साथ। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लैंड 15 लाख रुपये और लैंड इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट 17 लाख रुपये। बुक वैल्यू 20 लाख रुपये। बुक वैल्यू तो मैटर ही नहीं करती, 15 और 17 बीच एवरेज हायर, 17 लाख लेके चलते हैं इसको। दूसरा 75,000 रुपये हैं अपने पास इक्विटी शेयर के। लोवेस्ट प्राइस है उसका 75 और हाईएस्ट है 85। बुक वैल्यू मैटर ही नहीं करती, तो 75 + 85 भाग 2, 80, 80 गुना 75,000, 60 लाख। 60 लाख यहाँ से आ जाएंगे। 55,000 प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, 44 लाख रुपए। अच्छा, वैल्यू दी हुई है निकाल के,
बस फिर विच एवर इज हायर 44 लाख उठाओ, सीधी दी हुई है। कॉर्पस फंड कोई काम का नहीं है। आउटसाइड लाइबिलिटी 90 लाख की ले लो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कोई काम का नहीं है। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेरियस एंटिटी बिल 6 लाख रुपए, ये ले लेंगे। मेरे हिसाब से 90 आना चाहिए और 6 आना चाहिए, 96 लाख। उसके बाद फिर से चलो लिख देते हैं 115 TD सर्विंग द पुअर चैरिटेबल पर्पस, 30/12/4 इसका रेट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग 17 लाख ठीक है। इक्विटी शेयर 60 लाख ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू 44 लाख, 121 लाख ठीक आ रहा है अपना। आउटसाइड लाइबिलिटी में कॉर्पस नहीं आता, यही हमने बोला था। प्रोविजन नहीं आता, यही हमने बोला था। लाइबिलिटी आना चाहिए, ये ठीक है। 121 अभी तक सही जा रहे हैं। 121 में से 96 लाख माइनस कर दिया। एक्रेडिटेड इनकम आपकी आनी चाहिए 25 लाख की, और 25 लाख का 30% प्लस 12% प्लस 4%, 8,73,600 डायरेक्ट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप आनंद उठा सकें आने वाली वीडियोज़ का।